दिल्ली की जानी पहचानी और सुरक्षित सड़कों को छोड़कर मुंबई की तेज तर्रार और अनजान भीड़ में खो जाना, ये सिर्फ एक शहर बदलने की बात नहीं थी। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जहां एक परिवार ने अपनी पहचान के सबसे बड़े संकट का सामना किया। ये एक ऐसा सफर है जो दिखाता है कि कैसे विस्थापन या जड़ें उखड़ने के दर्द को इंसान अपनी आंतरिक शक्ति और लचीलेपन की एक शानदार वापसी में बदल सकता है। क्योंकि जब कोई परिवार अपना सब कुछ पीछे छोड़कर नई दुनिया में कदम रखता है ना, तो वो केवल अपना पता नहीं बदलता, बल्कि अपने पूरे वजूद को दांव पर लगा देता है। आइए उथल पुथल से लेकर फिर से उठ खड़े होने की इस कहानी को करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, आप एक सूने रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। आपकी ट्रेन अभी अभी छूट चुकी है और अगली ट्रेन के आने का कोई अता पता नहीं है। ये जो अजीब सा और बेचैन करने वाला ठहराव है ना, जहाँ अतीत के नियम अब काम नहीं करते और भविष्य के नियम अभी तय नहीं हुए हैं, ये वो लिम्निल वॉइड या खालीपन है जो किसी को भी भीतर तक डरा सकता है। क्योंकि इस ठहराव में कोई दिशा नहीं होती, बस एक अनिश्चित सी प्रतीक्षा होती है। और प्लेटफॉर्म का वही खालीपन इस परिवार के लिए एक कठोर सच्चाई बन गया। देखिए, दिल्ली से मुंबई की भौगोलिक दूरी तो बस कुछ घंटों का सफर था, लेकिन असली खाई उनके भीतर बन रही थी। ये केवल घर बदलने की बात नहीं थी। उनका सामाजिक आधार, उनका रुतबा, उनकी वो सुरक्षा की भावना, सब अचानक से छिन गया था। जब बरसों पुरानी जड़ों को आप अचानक मिट्टी से उखाड़ देते हैं, तो जो खालीपन पैदा होता है वो एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक संकट को जन्म देता है। अब इस उखड़ने की सबसे गहरी चोट पिता को सहनी पड़ी। दिल्ली में उनका नाम ही उनके सम्मान का प्रतीक था, एक सम्मानित लीडर जिनकी बातों का वजन हुआ करता था। लेकिन मुंबई के उस अजनबी और ठंडे कॉर्पोरेट माहौल में कदम रखते ही वो सब कुछ जैसे हवा हो गया। कल तक जो व्यक्ति फैसले लेता था, आज वो खुद को एक ऐसे असहिष्णु वातावरण में पाता है जहाँ उन्हें निशाना बनाया जा रहा था, बुली किया जा रहा था। ये एक ऐसा बड़ा पतन था जिसने उनके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। खैर, इस तरह का पतन सहना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये कोई व्यक्तिगत कमजोरी नहीं थी, बल्कि हमारे दिमाग की एक स्वाभाविक बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया थी। मनोविज्ञान में इसे लिमिनैलिटी कहते हैं। जब इंसान दो अलग अलग पहचानों के बीच फंस जाता है, एक वो अतीत जो अब रहा नहीं और एक वो भविष्य जो अभी धुंधला है, तो हमारा नर्वस सिस्टम बिल्कुल हाई अलर्ट पर चला जाता है। ये अपने अस्तित्व को बचाने की वो जद्दोजहद है जहाँ हमारा वर्तमान किसी भी पुराने सांचे में फिट नहीं बैठता। और होता क्या है ना, घर की चार दीवारी कभी भी भावनाओं को कैद करके नहीं रख पाती। परिवार के एक सदस्य का दुख और तनाव बहुत ही खामोशी से पूरे घर में फैलने लगता है। इसे हम इमोशनल कॉन्टेजियन या भावनात्मक संक्रमण कह सकते हैं। एक ऐसा अदृश्य वायरस जो बिना छुए भी फैल जाता है। पिता की निराशा और तनाव ने धीरे धीरे पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लिया और घर का माहौल एक गंभीर मनोवैज्ञानिक भंवर में तब्दील होने लगा। ये धीमा संकट किस हद तक जा सकता है, इसकी वास्तविकता सच में दिल दहला देने वाली थी। पिता का संघर्ष केवल उनके ऑफिस के दरवाजे पर खत्म नहीं होता था, उसने माँ के सामाजिक दायरे को भी तोड़ दिया, जिससे वो गहरे डिप्रेशन में चली गईं। और इस अनसुलझे दुख और अपराध बोध के भारी माहौल का सबसे बड़ा शिकार बना उनका मासूम बच्चा। बड़ों का मानसिक तनाव उस बच्चे के भीतर इस कदर घर कर गया कि वो सचमुच शारीरिक और मनोवैज्ञानिक बीमारियों का रूप लेने लगा। उसे ऐसे डरावने भ्रम होने लगे जिनका हकीकत से कोई लेना देना ही नहीं था। कहते हैं ना, एक घर का असली तापमान वहाँ के मौसम से नहीं, बल्कि एक माँ की ऊर्जा से तय होता है। माँ की मानसिक स्थिति उस घर के माहौल का एक अदृश्य थर्मामीटर होती है। अगर वो भीतर से थकी हुई और निराश है, तो पूरा घर उसी ठंडक और उदासी को महसूस करता है। इस मामले में भी बिल्कुल यही हुआ। माँ के भीतर जो गहरी थकान और गिरती हुई ऊर्जा थी, वो अनजाने में ही सही सीधे उस बच्चे में समा रही थी। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सांचा बन गया था जिसने पूरे परिवार को जकड़ लिया था। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है जिसे विकेरियस जेलसी या परोक्ष ईर्ष्या कहा जाता है। माँ की ये उदासी केवल इस बात से नहीं थी कि उनका बच्चा संघर्ष कर रहा था। असल में वो खुद के उस पुराने खुशहाल स्वरूप के लिए रो रही थी जो पीछे छूट गया था। उनका टूटा हुआ सामाजिक दायरा और दोस्तों का साथ छूटने का दर्द इतना बड़ा था कि वे अपने उसी खोए हुए जीवन का दुख अनजाने में अपने बच्चे की सामाजिक परेशानियों पर थोप रही थीं। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह की पहली किरण तो आती ही है। इस कहानी में भी वो टर्निंग पॉइंट आया जब परिवार को ये कड़वी सच्चाई समझ में आने लगी।
उन्हें एहसास हुआ कि इस आत्मदया और दुख के दलदल में धंसते जाना उन्हें केवल बर्बाद करेगा। अगर वे इसी तरह विस्थापित होने की पहचान ओढ़े रहे तो वे हमेशा के लिए अजनबी बनकर रह जाएंगे। उन्हें इस घुटन भरे चक्र को तोड़ने के लिए बाहर से एक मजबूत सहारे की सख्त आवश्यकता थी। जब भी जिंदगी में ऐसे भारी बदलाव आते हैं तो इंसान का दिमाग सबसे आसान रास्ता खोजता है। हम खुद से पूछते हैं, आखिर चीजें पहले जैसी सामान्य कब होंगी? ये उम्मीद सुनने में भले ही बहुत सुकून देती हो, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा धोखा है। इस तरह का बचाव या पलायन एक धीमे जहर की तरह काम करता है, जो हमें उस नई वास्तविकता से लड़ने से रोकता है। इस धोखे से बाहर निकलने के लिए माँ ने एक बेहद साहसिक कदम उठाया। उन्होंने बिना किसी शर्म के एक ट्रांसफॉर्मेशन कोच से मदद लेने का फैसला किया और यहीं से उन्होंने रेडिकल एजेंसी अपनाई, यानी अपनी जिंदगी की कमान वापस अपने हाथों में ली। उन्होंने जो पीछे छूट गया था उसका शोक मनाना पूरी तरह से बंद कर दिया और इस सच्चाई को स्वीकार किया कि जो नया है उसे अपनाकर ही जीता जा सकता है। सही पेशेवर मार्गदर्शन के साथ अब इस परिवार का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था। उन्होंने लहरों के विपरीत तैरना बंद कर दिया था। अब मुंबई उनके लिए कोई दुश्मन शहर नहीं था, बल्कि एक ऐसा नया परिदृश्य था जिसे उन्हें समझना था। विरोध और निराशा की जगह अब उन्होंने नई संस्कृति में ढलने और अपनी जगह बनाने के लिए सोची समझी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया था। इस नए सफर का सबसे बड़ा आधार बना एक पुराना लेकिन बेहद प्रभावशाली सिद्धांत, जैसा देश वैसा भेष। ये कोई हार मानने का प्रतीक नहीं है और न ही अपनी मूल पहचान को भुलाने का नाम है। इसके विपरीत ये एक नई रणभूमि में सही कवच पहनने जैसी एक सशक्त और रणनीतिक अनुकूलन क्षमता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप नए माहौल के नियमों को समझते हैं, उन्हें अपनाते हैं और फिर अपनी शर्तों पर वहां खड़े होने की ताकत जुटाते हैं। इस बदलाव ने उनके लिए एक बड़े रणनीतिक हथियार का काम किया। उन्होंने सबसे पहले दिल्ली और मुंबई की तुलना करने के उस जाल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस मानसिक स्पष्टता ने उन्हें उन लोगों का सामना करने की ताकत दी जो पहले उन्हें कमजोर समझकर परेशान कर रहे थे। उन्होंने स्थानीय तौर तरीकों की बारीकियों को समझा और उस सांस्कृतिक घर्षण को जो पहले उन्हें तोड़ रहा था, अब अपनी प्रगति के एक शानदार अवसर में बदल दिया। अब घर के भीतर का मौसम पूरी तरह से बदल रहा था। माँ की स्थिर और सकारात्मक ऊर्जा ने घर में फिर से वो गर्माहट ला दी थी जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। उनका नया लचीलापन एक ऐसी धूप की तरह था जिसने उनके बच्चे को उस डरावने मनोवैज्ञानिक अंधेरे से बाहर खींच लिया। माँ ने अपने बच्चे के भीतर जो दृढ़ संकल्प वापस भरा, उसने घर में मजबूती की एक ऐसी वास्तुकला खड़ी कर दी जिसे कोई भी आंधी नहीं गिरा सकती थी। इस पूरी यात्रा का सबसे अद्भुत हिस्सा उस बच्चे का ट्रांसफॉर्मेशन था। जिस बच्चे ने कभी मानसिक तनाव के कारण डरावने भ्रम देखे थे, वो न सिर्फ उन सभी बीमारियों से पूरी तरह बाहर आ गया, बल्कि उसने एक ऐसा रूप लिया जो सबको हैरान करने वाला था। विस्थापन के दर्द का शिकार होने से लेकर वो अब लचीलेपन का एक सच्चा मार्गदर्शक बन गया था। वो अब स्कूल में दूसरे परेशान बच्चों को सिखा रहा था कि मुश्किलों के सामने डटकर खड़े होना कितना जरूरी है। और यही उस भयानक झटके का सबसे कीमती उपहार था। जिस तरह एक सीपी के अंदर जाने वाला चुभता हुआ रेत का कण घर्षण और दर्द के बाद एक अनमोल मोती में बदल जाता है, ठीक उसी तरह इस नए शहर की ठंडक ने इस परिवार के चरित्र को गढ़ा था। ये कहानी इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जीवन की सबसे गहरी परिपक्वता तब आती है जब इंसान एक पूरी तरह से बिखरी हुई वास्तविकता को समेटकर उसे फिर से एक नई शक्ल देता है। इस कहानी को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। हम अपने पुरानी पहचान के किस हिस्से को जबरदस्ती एक ऐसी नई जगह पर फिट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां उसकी कोई जगह ही नहीं है? और क्या होगा अगर हम आखिरकार उसे जाने दें? इस परिवार का संघर्ष हमें यही सिखाता है कि जीवन में आने वाले उस घर्षण को एक ऐसी ताकत में बदला जाए जो हमारी एक कहीं अधिक मजबूत, जीवंत और कभी न मिटने वाली विरासत का निर्माण कर सके।